सेवंथ लास्ट जो है ये देखिए, लास्ट है कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। मतलब ये कि प्लेन सरफेस, जैसे देखिए समझाता हूं, ये मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूँ, इसको इरेज करके समझाता हूँ, ठीक है। लिख लेता हूँ, पहले आपको लिख देता हूँ। अ प्लेन surface is a surface. A plane surface is a surface which lies evenly with the ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद evenly with the straight lines on itself. Straight line on itself. ठीक है, तो ये बताया गया इन्होंने। अब इसका समझाता हूँ। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर इसको इरेज कर दो, आपको इसको समझा दूंगा। तो आई होप आपको यूक्लिड डेफिनेशन सारे समझाएंगे, लास्ट में समझाना बाकी है वो भी समझा दूंगा। तो यूक्लिड डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इनको बस समझना होता है, एग्जाम में ज्यादातर लिखने को नहीं आता है कि मतलब क्या है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही एग्जाम ऑफ पोस्टलेट्स का आपका कॉन्सेप्ट समझाएगा, ठीक है। तो ये आते नहीं ज्यादातर, बट हो सकता है कभी आप भी जाए, क्या होता है क्या पता है, एक मार्कर में कि यूक्लिड फिफ्थ डेफिनेशन बताओ, यूक्लिड सिक्स्थ डेफिनेशन बताओ, ऐसा ही आता है। जैसे अभी आप आगे एग्जाम्स ऑफ पोस्टलेट्स पढ़ोगे, उसमें एग्जाम में आएगा कि यूक्लिड फिफ्थ एग्जाम क्या था, यूक्लिड सिक्स्थ एग्जाम क्या था, यूक्लिड फोर्थ पोस्टलेट क्या था। तो आपको ये चीजें समझ होंगी कि उसमें नंबर वाइज पूछा था, तो आपको नंबर वाइज ही याद रखना होगा, ठीक है। मतलब इसमें नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा नंबर का डेफिनेशन। जैसे अभी मैंने बताया, तो दिस इज 7th नंबर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन का पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही याद, डिट्टो याद करना। ज्यादातर ये होता है हम उसे चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अगर आप चेंज कर देते हो तो जैसे क्या होता है, स्टेटमेंट अगर किसी ने बोला है तो डिट्टो अगर रिप्रेजेंट करो तो ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छा आ जाता है। अगर आप चेंज कर देते हो, अगर आपका सही आपने चेंज किया तो ठीक है, बट अगर उसी तरह डिट्टो लिखो तो ज्यादा सही मुझे लगता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं बता दूं, ऐसे एग्जाम में आता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। पूरा लिखने को कभी नहीं आएगा कि राइट ऑल द डेफिनेशंस ऑफ द यूक्लिड्स, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ऐसा आएगा कि राइट फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स, तो वो आपको लिखना होगा, वो आपको इसी तरह याद करना होगा, ठीक है। बट डेफिनेशन कम आते हैं, एग्जाम होते ज्यादा आते हैं। तो लास्ट वाला मैंने बताया, समझिए। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब ये देखिए, जैसे दिस इज द सरफेस, मान लीजिए ऐसे समझा देता हूं। ये मैंने बताया, ये बोर्ड आपका क्या है, मैंने बताया सरफेस है। दिस बोर्ड इज योर सरफेस, ठीक है। ये सरफेस है, इस पे ऐसे लाइन है, दीज आर द लाइन्स, ठीक है। तो प्लेन सरफेस जो होता है इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। इसमें देखिए दीज आर द स्ट्रेट लाइन्स, ओके, स्ट्रेट लाइन्स है। ये इसके ऊपर इवनली मतलब क्या होता है कि जैसे आप सरफेस फॉर एग्जांपल जैसे आप रोड पे चलते हो, पिच रोड, उसका जो रोड होता है वो इवन नहीं होता। इवन इसलिए बोलो माई क्या बोलते हैं, टाइल्स पे जब आप मूव करते हो तो आपको कितना प्लेन लगता है कि नहीं लगता है, प्लेन एकदम मतलब चिकना टाइप का समझ सकते हो। तो वही चीज है कि जो आपका क्या बोलते हैं प्लेन सरफेस होता है, उस पे क्या होता है आपका जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो भी स्ट्रेट ही रहेगी, मतलब वो कर्विकल नहीं होगी, इवन होगी। इवन मतलब कि जैसे ऐसे समझो, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं मोबाइल को इसके ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊंगा तो यहां आने के बाद ये उठेगी कि नहीं उठेगी, इस पॉइंट पे आने के बाद ये उठ जाएगी, फिर इसके ऊपर मूव करेगी, फिर इधर डाउन होगी, फिर ऐसे जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, इसमें स्ट्रेट लाइन क्या है, फिर आपका इवन नहीं रह जाएगा, सरफेस के साथ बराबर नहीं रह जाएगा। तो प्लेन सरफेस में हमेशा जो होता है वो हमेशा क्या बनता है आपका कि जो उस पर लाइन बनती है वो इवनली होती है, एक स्ट्रेट ही होती है। इसका नहीं होती कि उठ के ऐसे उठे फिर ऐसे डाउन हो, उस तरह नहीं हो सकती है, इवन होती है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डेफिनेशंस क्लियर होंगे। अब इसके बाद डेफिनेशंस के बाद यूक्लिड्स एक्सियम्स पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में काफी मतलब होता है, ये ज्यादा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा
इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये है कि आते हैं तो वो चीजें आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इजी है, बस थोड़ा बहुत चीजें याद करनी होती है। बाकी तो आप इस चीजों को पहले ही पढ़ चुके हो, आपको चीजें समझ में आई है, बस अभी उसको नोटिस करना सीख रहे हो। ठीक है, तो यूक्लिड्स ये हो गया ना, डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स की। ठीक है, एक्सियम्स यूक्लिड्स एक्सियम्स। तो पहले इन्होंने क्या बताया है बता दूं। यूक्लिड का एक्सियम ऐसे एग्जाम में भी आता है, यूक्लिड थर्ड एक्सियम, स्टेट यूक्लिड थर्ड एक्सियम ऐसे आता है। ठीक है, तो चलिए, तो यूक्लिड का थर्ड एक्सियम क्या है समझिए आप, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, थिंग्स which are equal to one another things which are equal to one another, meaning things which are equal to the same to the same things are equal to one another। ठीक है, तो ये है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे these are the two things are which are equal to the same things। मतलब ये समझिए। ठीक है, these are ये ए बॉक्स है, दिस इज बॉक्स बी एंड दिस इज बॉक्स सी। ये मैं साइज में डिफरेंस हो गया, मैं चलो एक बार फिर से बनाता हूँ। साइज में ध्यान देना आपको। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये बी, अब आपको लगा सेम लिख रहा हूँ। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बात ये है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब बॉक्स ए जो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, या फिर समझो सी इज इक्वल टू बी। मतलब A इक्वल टू बी है, मतलब A बॉक्स जो है B बॉक्स के इक्वल है, ऐसे समझ सकते हो। इक्वल एरिया समझ सकते हो, या फिर इक्वल एरिया, साइज, शेप सब इक्वल है। तो A इज इक्वल टू B, मतलब एरिया भी इक्वल है और साइज, शेप सब इक्वल है। अगर दिस थिंग्स मतलब ये दोनों थिंग्स है, दीज आर द थिंग्स, A एंड C आर द थिंग्स, both the things are equal to B, both the things are equal to B, then they are also equal to each other। मतलब A is equal to C, that is the statement says that A is equal to C। So this is the main concept of the statement, things which are equal to the same thing, A is equal to B, this is equal to this, right? And also C is equal to B, this is equal to this। तो वही बोला इन्होंने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ए और अगर ए बी के इक्वल है, मतलब ए बी के इक्वल और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी आपस में वही थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि जो दो चीजें जो किसी एक चीज के इक्वल है, ये दोनों थिंग्स हो गए, ये बी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा पहला एग्जाम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम क्या है समझिए। मैं ऐसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझाने के लिए आपको स्पेस भी चाहिए। तो सेकंड क्या है, इफ
if equals are added to equals, if equals are added to equals, the whole are equal, the whole are equal। ठीक है, अब ये समझो क्या है, ये भी आपको वैसे भी क्लियर होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ऐसे समझो, दिस इज ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे छोटो, ऐसे समझो। दिस इज 2 kg वेट, दीज आर द 2 kgs वेट। ठीक है, ये 2 kg, ये भी 2 kg है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, टू इक्वल्स मतलब क्या होगा कि दो कोई इक्वल चीज है। ये भी आपका 2 kg का, ये भी आपका 2 kg का है, इसका भी वेट 2 kg का, इसका भी वेट 2 kg का है। तो इफ द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब ये कि अगर ये दोनों आपस में पहले इक्वल हैं, अगर इनमें कोई इक्वल चीज ऐड की जाए, मतलब प्लस मान लो 1 kg का वेट ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 1 kg, इसमें भी 1 kg, मतलब ये सुंदर समझे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए 2 kg वेट एंड 2 kg वेट, ये पहले देखिए आपस में क्या थे, इक्वल थे, आपस में क्या थे, दोनों पहले इक्वल। 2 इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, दीज आर इक्वल्स, दीज आर इक्वल्स मतलब ये 1 kg, ये भी 1 kg है। इसको हमने क्या किया, पहले से दो इक्वल जो चीजें थी, ये दोनों पहले से इक्वल थी और ये दोनों बाद में, ये दोनों भी इक्वल है। अगर कोई चीज आपकी पहले से इक्वल है, उसमें हम कोई दो इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को दोनों में ऐड किया तो द होल आर इक्वल, मतलब ये जो टोटल बना, यानी ये टोटल क्या बनेगा 3 kg, ये दोनों इधर भी 3 kg बनेगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझिए क्या कह रहा हूं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, कि मतलब अगर दो चीजें पहले से इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों मेरे हाथ इक्वल है, ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, सेम कंपनी का एक और मोबाइल इसे रखा, इधर एक और रख दिया सेम कवर के साथ, तो क्या हो जाएगा ऑन दैट केस कि ये दोनों पहले से इक्वल थे, अब इसके बाद मोबाइल इसमें दोनों चीजें जो ऐड की गई हैं वो भी इक्वल हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि फाइनली जो होल वेट बनेगा, इसका अलग वेट और इसका अलग वेट, वो दोनों इक्वल होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए वीडियो को यही एंड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट 2 एग्जाम मैंने समझा दिए, टोटल आपके 7 एग्जाम्स हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अगली मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।